जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का लूसेंट की हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने 3 या 4 लेक्चर निपट चुके हैं और आज जो लेक्चर नंबर है वो 4 है। 4 या 5 होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की भी क्लास चलती है तो बड़ा वेरिएशन रहता है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो आज जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास नंबर 3rd या 4th पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जब देखे थे भारत के इतिहास जानने के स्रोतों में, तो हमने क्या पढ़ा? भारत के जो इतिहास जानने के जो स्रोत थे उसमें क्या पढ़ा था? हमने धर्म ग्रंथ की बात कर ली, हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात कर ली, और हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से जो जानकारी हमको मिली उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो लेक्चर नंबर शायद 3rd ही होगा, जो भी हो आप समझ लीजिए। तीसरे नंबर पर जो 3rd नंबर पर था आपका, ये विदेशी यात्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी। विदेशी यात्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी। तो विदेशी यात्रियों के बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि विदेशी यात्री थे कौन कौन से। तो पहले विदेशी यात्री थे चीनियों के बारे में बात करेंगे। दूसरे चीनी यात्री थे चीनी यात्री। फिर दूसरे नंबर पर हम अगर बात करने की कोशिश करें तो अरबी जो अरबी जो मतलब लेखक थे या अरबी लेखकों के बारे में जानकारी हम करेंगे। रोमन, यूनानी रोमन, और चौथा है दूसरे लेखक। अगर हम चीनी यात्रियों की बात करें तो जो है आपका फाहियान चीनी यात्री जो था, ये फाहियान जो चीनी यात्री था, ये फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया? फाहियान चीनी यात्री, हम मार्कर में थोड़ा इंक भी डाल लेते हैं, ध्यान नहीं रहा देखो। तो फाहियान जो चीनी यात्री था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और इसने क्या किया? एमपी के जो क्षेत्रों में इसने भ्रमण किया और बताया, एमपी की जनता के बारे में बताया कि जो एमपी की जो जनता है वो बहुत सुखी और समृद्ध है। क्या बताया? एमपी की जो जनता है वह सुखी और समृद्ध है। एमपी की जो जनता थी ये सुखी। ये आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। एमपी की जनता को सुखी व समृद्ध बताया, समृद्ध बताने की कोशिश की। अगर हम दूसरे चीनी यात्री की बात करने की कोशिश करें तो दूसरा चीनी यात्री है वेनशोंग। अगर इस चीनी यात्री की बात करें तो ये आया था हर्षवर्धन के साम्राज्य में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक मिनट, दरबार में किसके आया? हर्षवर्धन के दरबार में आया। और इसने क्या किया? इसने शिक्षा प्राप्त की। बाबू, इसने शिक्षा प्राप्त की नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने जो है विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किया। और जो नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते हैं ये बनवाया कितने था? कुमारगुप्त प्रथम ने।
कुमारगुप्त प्रथम ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण करवाने की कोशिश की, मतलब इन्होंने निर्माण करवाया। शिक्षा, ह्वेन-त्सांग ने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी, जो बुक लिखी, ये बुक क्या थी? शी यू की। और इसके बारे में यात्री तो बहुत आए, लेकिन इसके बारे में एक बात क्या कहेगी कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? क्वेश्चन पूछता है कि यात्रियों का राजकुमार, इसे क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार नाम दिया गया। यात्रियों का राजकुमार किसको नाम दिया गया? इसी को यात्रियों का राजकुमार नाम दिया गया। अंग्रेजी में ये भी पूछ सकता है, द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है। और हम लोगों को पिलग्रिम का मतलब ही नहीं पता होता है, और इसका मतलब होता है यात्री, और प्रिंस मतलब राजकुमार, तो यात्रियों का राजकुमार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ सकता है हिस्ट्री की क्लास में, हिस्ट्री के पेपर में। तो ये तो रहे ये दो लेखक, फाहियान और ह्वेन-त्सांग। दूसरा अब कौन से तीसरे लेखक बचते हैं? संयुगन तीसरे लेखक हैं, संयुगन और इत्सिंग। इनके दोनों के बारे में भी जानकारी विदेशी विवरणों से मिलती है कि ये भारत आए और अपनी स्टडी किया। हम यही कह रहे हैं कि लूसेंट तो हम पढ़ रहे हैं, लूसेंट में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हटानी हैं जो सरप्लस हैं, जो फालतू हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। विदेशी विवरण से जानकारी इनके बारे में मिलती है। अगर हम बात करें अरबी लेखक के बारे में जानने और समझने की बात करते हैं, तो अरबी लेखकों के बारे में एक बात प्रचलित है कि अरबी लेखकों में भारत कौन कौन से आए, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें कौन सा आया? इसमें आया इब्न बतूता। किसके शासन काल में, किसके दरबार में आया? तो इब्न बतूता दरबार में किसके आया था बाबू? इब्न बतूता एमबीटी के दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। और इब्न बतूता का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम क्या था? इब्न बतूता का वास्तविक नाम अब्दुल्ला, इसका वास्तविक नाम अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला के आगे हम और भी चीज़ें जानकारी करके देख सकते हैं कि अब्दुल्ला का पूरा नाम था अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन, क्या था इसका जो वास्तविक नाम था? ये अब्दुल्ला मोहम्मद बिन था। लिख लो, चाहे अब्दुल्ला ही लिखोगे समझ में आ जाए। और ये रहने वाला कहाँ का था? ये रहने वाला मोरक्को का था, मोरक्को का था। इसकी रबात राजधानी है, कैपिटल क्या है? रबात है। वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन था। ये बात हो गई यहाँ तक। दूसरा जो हमारा यात्री आया था, इसका नाम था क्या? अलबरूनी आया था। ये एमजी के दरबार में आया था। किसके? एमजी फॉर मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। ये आया था दरबार में किसके? शॉर्ट फॉर्म एमजी, मतलब मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। इसने बुक जो लिखी थी, पुस्तकें जो लिखी थी, बुक जो लिखी थी, इनका नाम था
क्या नाम था, किताबुल, किताब ही लिखा था ना, किताबुल को किताब क्या लिखा था, किताबुल उल, किसने क्या लिखा था, किताबुल उल हिंद, इसने पुस्तक लिखी, या फिर इसको तहकीक हिंद समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अरबी लेखकों में अलबरूनी आया, दरबार में महमूद गजनवी के बुक थी किताबुल उल हिंद और तहकीक हिंद। इब्न बतूता किसके दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, और अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसका वास्तविक नाम था। और इसने एक बुक, देखो बाबू बुक थी, किताब जो है इसने लिखी थी रेहला, रेहला इसने एक पुस्तक लिखी थी। तो ये चीज़ रही यहाँ तक, हमने ग्राफिकल मेथड से समझ लिया। अगर हम अन्य लेखकों के बारे में जानने और समझने की बात को जारी करते हैं तो अन्य लेखक में आते हैं कौन से, अन्य लेखक में आपका तारानाथ। तारानाथ के बारे में कहा जाता है कि ये जो है तिब्बती लेखक थे। तंगयूर और कंगयूर नामक 2 पुस्तकें लिखी। क्या लिखी थी तारानाथ ने, ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक थे, और इन्होंने 2 बुक लिखी, कंगयूर और तंगयूर। अगर हम दूसरे लेखक की बात करें, मार्को पोलो, हमने बहुत ट्रकों बसों पे पढ़ा, मार्को पोलो मतलब यात्री था, ये यात्री था वेनिस का, भारत की यात्रा पे आया था और इसने बहुत जानकारियाँ जुटाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जो हमारा ग्राफिकल लूसेंट का ग्राफिकल मेथड है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, और उसको जो है समझने की बात करिए और इसको समझ के फिर लूसेंट पढ़िए। एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे छूटा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानने समझने की बात करेंगे, और इसको हम इरेज करके थोड़ा सा स्पेस खाली कर देंगे। अब चाहिए हमको अच्छा खासा स्पेस, इसलिए हम इसको मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि स्पेस पूरा मिल जाए हमें पढ़ाने के लिए। और हम विदेशी यात्रियों को भी मिटाएंगे कि हम जान चुके हैं, हेडिंग भी ख़त्म हो चुकी है, और आगे हम समझेंगे यूनानी, तो हमारा यूनानी जो रोमन लेखक हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूनानी रोमन लेखक, अगर यूनानी रोमन लेखक के बारे में, पहले लेखक के बारे में बात करें तो यूनानी टेसियस, पहले जो लेखक थे ये टेसियस थे। टेसियस थे, कौन थे, टेसियस थे। ये जो है यूनान के प्राचीन वैद्य थे, मतलब बहुत पुराने वैद्य हो, प्राचीन का मतलब प्राचीन जो है ईरान के, देखो गलती, ईरान के प्राचीन समय में ये क्या थे, वैद्य थे, ईरान के वैद्य थे। और इन्होंने जो भी बातें भारत से रिलेटेड बताई वो केवल अफवाहों पर आधारित थी, अफवाहों पर आधारित जानकारी प्रदान की। भारत के बारे में अफवाहों के रिलेटेड जानकारी प्रदान की। आगे अगर हम बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में, बाबू अगर हम हेरोडोटस के बारे में जानकारी बताने की कोशिश करते हैं तो हेरोडोटस को भी बताया जाता है। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी, या पहले इनको जान लो कि हेरोडोटस को हिस्ट्री का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो बुक लिखी थी
हिस्टोरिका। और इनके बारे में ये बताया जाता है जो इन्होंने जानकारी दी थी वो जानकारी भी कोई तथ्यों पर आधारित नहीं, मात्र कानों की सुनी या अफवाहों द्वारा ही प्राप्त हुई जानकारी थी। अगर हम अगले महान लेखक की अगर लेखक के बारे में बात करें या महान हस्ती के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में बात करेंगे। और सिकंदर जब भारत आया तो सिकंदर भारत 3 लोगों के साथ, अपने 3 महान लोगों के साथ आया। अपने जल सेनापति नियारकस के साथ आया और नियारकस के साथ भी आए थे आनेसिक्रेटस के साथ भी आए थे आस्टियोबुलस। कौन से आए थे? आस्टियोबुलस भी आए थे। कहाँ? भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने। अगर मैं अगले लेखक की बात करूं तो अगले लेखक हैं डायोनिकस। अगर डायोनिकस के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं तो डायोनिकस जो है, ये जो डायोनिकस है ये राजदूत किसका था? ये सीरियन नरेश। पहले तो ये जान लो आया किसके दरबार में। ये दरबार में आया किसके? पप्पा के दरबार में आया, अशोक के पप्पा बिंदुसार, पिताजी किसके? बिंदुसार के दरबार में आया। और सीरियन नरेश आंतियोकस का ये राजदूत था। आंतियोनियोकस का ये राजदूत था। किसका? आंतियोनियोकस का ये राजदूत था। आंतियोकस का ये राजदूत था। किसका? आंतियोकस। अगर हम आगे नए लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अगला लेखक है डायोनिसियस। अगर डायोनिसियस के बारे में जानकारी करें तो ये कहें जो अशोक रहा है, ये कहें हमरे पिताजी के दरबार में एक आदमी को भेजियो, तो हमरे दरबार में कोई भेजो। तो ये को आए डायोनिसियस जो है ये किसके दरबार में आए? ये दरबार में भेजा गवा इनका जो है अशोक के यहाँ भेजा गवा। अशोक के दरबार में की का भेजा गवा? यो भेजा गवा डायोनिसियस के यहाँ। आगे अगर हम समझने की बात करें तो डायोनिसियस जो है ये किसका राजदूत था? देखिए मिट तो नहीं रहा, यहाँ तक है शायद बॉर्डर लाइन। ये जो है दरबार में किसके आया? ये जो है राजदूत किसके थे? मिस्र नरेश। अगर कट रहा है तो सुन लीजिए। मिस्र नरेश फिलेहेल्डस के दरबार। फिलेहेल्ड्स का राजदूत था। फिलेहेल्ड्स का राजदूत कौन था? ये डायोनिसियस था। अगर हम अगले लेखक पे चलने की बात करें तो अगला लेखक जो है हमारा टॉलमी था। टॉलमी को कहा जाता है कि इसने जो एक पुस्तक लिखी, इसने जो एक बुक लिखी उसका नाम था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ये तो एक बुक लिख कर निकल लें, मतलब यहाँ की बुक लिख दें। उसके बाद जो है ये जो अगला लेखक था वो हमारा प्लिनी था। प्लिनी बड़ा खतरनाक नाम है, प्लिनी। तो ये नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने, ये नेचर से बहुत ज़्यादा इनको लगाव रहा है तो ये नेचर हिस्ट्री लिख दें। ये जो लिखीन वो नेचर हिस्ट्री के पुस्तक लिखी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक ये बुक है। ठीक। अगर हम अगले लेखक पे चलने की कोशिश करें
तो अगला लेखक जो हमारा था, अगला लेखक था कौन सा? मेगास्थनीज। यूनानी रोमन लेखक में अगला लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में। और मेगास्थनीज जो आया था वो दरबार में किसके आया था? ये चंद्रगुप्त, वीडियो चल रहा है देख लें, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया। ये किसका सेनापति था या राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था बाबू? राजदूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसका राजदूत था? ये सिकंदर का राजदूत था। और सिकंदर का जो जल सेनापति था, जल सेनापति, वो कौन था बाबू? वो था हमारा नियार्कस था। वो कौन सा था? नियार्कस था। तो हमने यहाँ तक लेखकों की बात खत्म कर ली। अब हम इतिहास जानने के पार्ट नंबर 4 पर बात करेंगे, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या जो प्रूफ है वो देते हैं। तो इसको आंखों से उतार लो और फिर हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। डायोनिसियस को, सब कुछ खत्म। अब केवल हमारा बचा है मस्त मस्त टॉपिक, नया नया टॉपिक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा जो ये लिख रहे हैं ना, सारा कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाले, एक एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से बन के जाएगा आपका। तो और एक बुक हमारी छूट लिख देते हैं यहीं पे, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। ऐसे कौन सी बुक है जिसके लेखक अज्ञात है? अब हम पुरातत्व जो हमारा इतिहास जानने का स्रोत चौथा नंबर था, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अगर पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में जानकारी करें तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में हम दो तरीके की चीज़ों को जानेंगे। दो तरीकों के, एक तो है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। और दूसरा हमारा है सिक्कों के थ्रू। सिक्कों के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे प्राचीन शिलालेख अभिलेख की बात करें, अगर सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमारा है क्या? एशिया माइनर का। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो हमारा अभिलेख है, अभिलेख को अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीन जो हमारा लेख था एशिया माइनर का, एशिया माइनर का बोगाज कोई था। बोगाज कोई था। और इसके अंतर्गत देवताओं के बारे में, 4 देवताओं के बारे में बताया गया है। ये 4 देवता हैं हमारे इंद्र। क्या है बाबू? हमारे इंद्र देवता हैं। और दूसरा हमारे हैं
मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र, वरुण और नासत्य जो है हमारे 4 देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेखों में हम पहले अभिलेख की बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कहाँ है? कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था, ने निर्माण कराया। अगर हम दूसरा समझने की कोशिश करें और इसमें भारतवर्ष के बारे में वर्णन मिला। अगर दूसरा अभिलेख हम जानने की कोशिश करते हैं तो नासिक के था। नासिक के अभिलेख ये बलश्री गौतमी के द्वारा निर्माण कराया गया। गौतमी बलश्री ने इसका निर्माण कराया। देख लें टाइम क्या हुआ है। तो गौतमी बलश्री ने इसका निर्माण कराया। तीसरा अभिलेख थोड़ा खींचना पड़ेगा। तीसरा अभिलेख बलश्री गौतमी और नासिक के अभिलेख में जो है तीसरा जो है हमारा बनता है तुम्हारा जूनागढ़। अब जूना आ रहा है तो इसको ऐसे याद कर लो, जूना से, जूना जो मतलब साफ़ करने वाला बर्तन। अगर किसी को बर्तन साफ़ करने के लिए मिल जाता है तो उसको एक अंदर से क्या आता है? गुस्सा आता है। और गुस्से का जो शांत रस, गुस्से का जो स्थायी भाव होता है शायद वो रौद्र ही होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर लोगे, रौद्र दामन ने निर्माण कराया था। अगले हम अगर अभिलेख की बात करें, इसको रेस्ट ऑफ में डाल दो, ठीक। अगर हम अगले अभिलेख की बात करें तो अगला अभिलेख हमारा प्रयाग राज का स्तंभ अभिलेख। प्रयागराज का स्तंभ अभिलेख ये किसने बनवाया? इसको बनवाया, प्रयागराज में क्या है? संगम है और संगम नदियों का मेल होता है और नदियां जाके समुद्र में मेल करती हैं। तो समुद्रगुप्त ने बनवाया या निर्माण करवाया। ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है, याद करने का तरीका है और कुछ बात नहीं है। अगर अगले हम अभिलेख की बात करें, अगला अभिलेख हमारा है, अभिलेखों के रिलेटेड अगर बात करते हैं तो अगला जो हमारा अभिलेख पड़ता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, इसको बनवाया किसने था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया। अगर दूसरे अभिलेख, अगर नेक्स्ट अभिलेख की बात करें तो मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख था, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख है और इसको मालवा नरेश मंदसौर में रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया और इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन ने बनवाया। दूसरा ग्वाल, जो ग्वाल होते हैं तो ग्वाल को याद करिए ग्वालियर से। और ग्वालियर में ग्वाल जो थे वो खूब खाना वाना बनाते थे कंपटीशन में। तो प्रतिहार के राजा नरहेश तो खूब खाना बनाते थे, अर्थात भोज बनाते थे। तो भोज ने इस अभिलेख का निर्माण करवाया। तो ये आपके अभिलेख हुए समाप्त। अगर हम अगले पृष्ठ पे समझने की बात करें
तो सिक्कों से रिलेटेड बात करेंगे। सिक्कों से रिलेटेड अगर हम सिक्कों से संबंधित बात करें तो सिक्कों को प्राचीन समय में आहत कहा जाता था, और हम साथ ही में इंक डालते रहेंगे और बोलते रहेंगे, डिस्कस भी होता चला जाएगा और आपका फिर हम जाके लिख देंगे। तो प्राचीन समय में जो हमारा अभिलेख था, सिक्कों का अभिलेख, प्राचीनतम समय में सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। और साहित्य में सिक्कों को कासारपण कहा जाता था। अरकमेडु ये कहाँ है? पुदुचेरी में। इसमें जो है यहाँ पे जो है क्या मिले हैं? रोमन सिक्कों का जो है साक्ष्य मिलता है, रोमन सिक्कों का साक्ष्य मिला है। दूसरा, अगर सबसे पहले हम देखें कि सोने का जो सिक्का किसने चलवाया था? यूनानी लोगों ने चलवाया था। तो हम सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों की बात करेंगे। सिक्कों के बारे में डिटेल से जानकारी करने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन समय में सिक्कों को आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। उसी के साथ दूसरी जानकारी हमको ये मिलती है कि साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया? कासारपण कहा गया। कासारपण कहा गया। अगर हम अगले उसकी बात करें अरकमेडु की, तो अरकमेडु में रोमन सिक्के मिलने का अभिलेख मिलता है। अरकमेडु कहाँ है? अरकमेडु ये है कहाँ? ये है तुम्हारा अरकमेडु। अब वो कहाँ है? पुदुचेरी में है। और इसका जो है अरकमेडु जो है यहाँ पे रोमन सिक्कों का मिलना पाया जाए। अगर हम बात करें कि सबसे पहले हिंद यूनानी लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए, तो सोने सबसे पहले प्रथम बार सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्कों को चलवाया था हिंद यूनानी लोगों ने चलवाया। अगर हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के किसने चलवाए? तो सबसे ज़्यादा जो चलाएगा वो चुपके से चलाएगा। तो चुपके मतलब गुप्त से चलाएगा। तो गुप्त वंश के शासकों ने चलवाया। और अगर कहें कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो ये किसने? कुषाण वंश ने चलवाए। कुषाण वंश ने चलवाए। और यहाँ पे एक जानकारी और मिलती है कि जो हमारा समुद्रगुप्त भाई साहब थे, समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी व्यक्ति थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो सिक्के चलवाए थे, इनके सिक्कों पे जो है सरस्वती माता का या वीणा बजाती हुई उसका जो है चित्र था। तो सिक्कों पर क्या था? वीणा बजाते हुए सिक्कों पर संगीत प्रेमी होने का इनका साक्ष्य मिलता है। तो ये यहाँ तक आपके अभिलेखों का जो है सिलसिला ख़त्म होता है। पुरातत्व वीडियो भी 35 मिनट का हो गया है, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। कल हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट में डिवाइड है, 35,000 BC से 2500 BC, 2500 BC से हमारा 2500 BC से कहाँ तक? जस्ट इमेजिन, बताइए 1500 BC, 1500 BC से AD में एंट्री कर जाएंगे ऐतिहासिक अभिलेखों में, ऐतिहासिक समय में। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और हमारा जो है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम जानने और समझने की बात करेंगे कि इसमें साक्ष्य जो मिले
वो कैसे मिले? लिखित साक्ष्य मिले नहीं तो कैसे मिले? पाषाण जो पत्थरों पे लेख, पत्थरों से जानकारी, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में भी जो हमें साक्ष्य लिखित मिले तो, लेकिन हम उनको पढ़ ही नहीं पाए, और जो मिले उनको हम पढ़ या समझ नहीं पाए। उसमें हमारी जो सभ्यताएं, कुछ हमने पढ़े और कुछ नहीं भी पढ़ पाए। उसमें हमारी हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। हम थोड़ा इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ा ही देते हैं क्या, चलो नहीं पढ़ाते, आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जब बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, देखो हमारे दिमाग में ये चीज़ ग्रंथ बार बार क्यों आ जा रहा है, ये दिक्कत कर जा रही है। तो इसमें जो साक्ष्य, इसमें जो हमको ऐतिहासिक समय में, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिक इरा था, ऐतिहासिक जो युग था, इसमें जो है जितनी भी चीज़ें मिली या जितनी भी चीज़ें थी वो लिखित भी थी और पढ़ी भी गई। और ये जो इरा है हमारा 650 AD के करीब समाप्त हुआ, और उसके बाद हमारा जो है हमारा नई चीज़ें शुरू होंगी। और ये ख़त्म कब हुआ? हर्षवर्धन का साम्राज्य था, उसके साथ ख़त्म हुआ ऐतिहासिक इरा। शुरुआत किसकी हम कल से करेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि लूसेंट की आपकी है, लूसेंट की यूनिट नंबर सेकंड है। ठीक, तो यूनिट नंबर सेकंड में हम अच्छे से जानेंगे कि क्या है, कहाँ से कुछ प्राप्त हुई। तो आपका बहुत बहुत आभार। अगर कुछ समझ में आया हो तो इसको प्लीज़, जो लूसेंट का पढ़ने का तरीका है इस तरह से आप अपनाइए, मुझे लगता है। और लूसेंट जिसने वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया वो कंप्लीट पैकेज है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको PhD किसी सब्जेक्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं पूरा कंप्लीट विवरण के साथ क्लास लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सो जाइए आप सभी लोग।